रात का काला अंबर अचानक गड़गड़ाहट भरी आवाज के साथ पुकारता है। जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, चैत्रिका का पूरा शरीर कांप उठा। मेरे शरीर के हर कोने में तुरंत कंपन फैल गया। सफर्त ने उसे पीछे से गले लगाया और उत्साहित स्वर में कहा, क्या तुम ठीक हो चैत्रा? तुम खिड़की के पास क्यों खड़े हो? चले आओ। चैत्रिका ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, मैं ठीक हूं। बेचैन मत हो। वे पागल होने का नाटक करेंगे और आपसे कहेंगे कि घबराए नहीं। क्या मुझे भी ये सुनना होगा? जैसे ही सफर्त ने गंभीर स्वर में ये शब्द कहे, चैत्रिका के गालों पर एक मृदु मुस्कान तैर गई। उसने अपना सिर घुमाया और दूतावास की ओर देखा। तो क्या सफारत उसकी छाती की धड़कन की आवाज सुन सकता है? गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर चैत्रिका थोड़ा सा कांप उठी, लेकिन सफर्त का स्पर्श और आलिंगन स्पष्ट रूप से मेरे अंगों और हृदय को कांप रहा है। चैत्रिका को अपने शरीर और गालों में तीव्र गर्मी महसूस होती है। क्या तापमान में अचानक वृद्धि हीट स्ट्रोक के कारण है? हृदय विद्युत गति से धड़क रहा है। इसे किसी भी तरह से सामान्य नहीं माना जाता। सफर्त ने चैत्रिका को अपने करीब खींचा और दोनों हाथों से उसकी नंगी कमर पर जोर से दबाते हुए उसकी साड़ी का घेरा बना लिया। उसकी छाती से लिपटी लड़की का गोरा चेहरा पीली रोशनी में कोमल लग रहा है। तुम्हारे होठ कैसे कांप रहे हैं? इससे दूतावास का पूरा स्वरूप ही हिल रहा है। चैत्रिका के निकट आने पर मजबूत मन की शक्ति भी क्षण भर में कमजोर पड़ने लगती है। चैत्रिका ने धीमी आवाज में पूछा, सिंथिया, अयान कहाँ है? रोमांस। बाहर प्रकृति के माध्यम से आने वाली बारिश का संदेश फैल रहा है, तो वहीं मन रोमांस के संदेश भी भेज रहा है। क्या तुम उनका रोमांस बर्दाश्त नहीं कर सकती चैत्रा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रेम के कुंड में डुबकी लगवा सकता हूं। सफर्त की तीखी आवाज में ये शब्द सुनकर चैत्रिका चुप हो गई। उसे बहुत शर्म महसूस हुई। अपने आप को नियंत्रित करने के लिए उसने सफर्त की कमीज का किनारा उसकी छाती के पास से पकड़ा और सिर झुकाकर कहा, सुनो। सफर्त ने अपनी कमर का पट्टा ढीला किया और चैत्रिका को गहरी निगाह से देखते हुए कहा, बताओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सफारत। दरअसल ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं ये तभी करूंगा जब आप मुझे अनुमति देंगे। चैत्रिका ने कहा, अमाता अमाता। सफर्त ने मेज की ओर देखा। जैसे ही अनिमेश ने अपनी दृष्टि केंद्रित रखी, चैत्रिका के चेहरे पर भय की झलक उभर आई। लड़की अंदर ही अंदर डरी हुई है, सोच रही है कि शायद सफारत नाराज हो जाएगा। पुरुषोचित आवाज नरम पड़ गई और बहुत स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, आप ये कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले चैत्रिका, सिंथिया और अयान सभी अपना खाना खाकर अटारी के छोटे से कमरे में आ गए थे। सिंथिया और अयान आराम करने के लिए वापस अंदर नहीं आए। उन्होंने कहा कि वे साथ मिलकर बाहर का नजारा देखेंगे। घर में प्रवेश करते ही चैत्रिका का मन तरह तरह के सवालों से भर गया। मेरा मन बहुत पश्चाताप से ग्रस्त है। चैत्रिका का दिल ये सोचकर टूट जाता है कि कैसे सफर्त और उसकी मां को उसके कारण अपमानित होना पड़ा है। मेरी आंखों से पानी बह रहा है और मैं ट्विटर का आदी होता जा रहा हूं। चैत्रिका ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह सफर्त को अधिकतम खुशी देगी। बहुत प्यार करोगे। कलंक को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे ढका जा सकता है। लोगों का जीवन नई खुशियों से भर सकता है। वह ऐसा करेगा। चैत्रिका मोहक चालाक आवाज में अपने सामने खड़े बलवान आदमी से सवाल पूछती है, क्या आप दीहान और उसकी मां द्वारा रखे गए विवाह प्रस्ताव से सहमत थे? क्या तुम्हें पहले से पता था? सफारत ने सामान्य नजर से देखा। चैत्रिका की आंखों में उत्तर खोजने की बड़ी दिलचस्पी और उत्साह दिखाई दिया। उनका तत्काल उदासीन उत्तर, मुझे नहीं पता था। अर्थ, मैं कार्यालय में था। दीहान ने अचानक फोन किया और कहा कि उसे उसके साथ कहीं जरूरी काम से जाना है। मैं बाद में तुम्हारा घर देखने जाऊंगा। पहले तो यह आश्चर्यजनक था। अगले ही पल मुझे अपनी चाची से पता चला कि मेरी दुल्हन मुझसे मिलने यहां आए है। मैं आश्चर्य की पराकाष्ठा पर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीहान और आंटी को कैसे शांत करूं। मैंने आंटी से बायोडेटा लिया और कहा, आंटी, आपने लड़की के बारे में अच्छी रिसर्च की है। फिर उसने कहा कि लड़की थोड़ी बड़ी थी। मेरा मन इससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर नजर डालता हूं। मैं समझ गया कि इसका क्या मतलब था। आंटी, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बहू मत बनाना, क्योंकि मैं उसके स्वभाव से पूरी तरह परिचित हूं। वह बिल्कुल पड़ोस की आंटियों जैसी है। चैत्रिका ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारा मतलब बगल वाली आंटी से है?
सफर्त ने चैत्रिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें और सब्जियां, मेवे, मछली, दूध और अंडे खिलाऊंगी ताकि तुम बुद्धिमान बनो। एक मोटी लड़की, क्या तुम पड़ोस वाली आंटी को नहीं समझते? उसका स्वभाव दूसरों के जीवन में ताक झांक करने का है, आलोचना करने के लिए। यदि लड़कियों की शादी नहीं हुई है या वे बहुत बड़ी हैं, तो उन्हें डांटा जाता है तथा भोजन, नींद और कपड़ों से वंचित रखा जाता है। वह किस प्रकार का व्यक्ति है? दीहान की मां का व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही है। सफर्त ने चैत्रिका को समझाने की कोशिश करते हुए हाँफते हुए कहा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट स्पष्ट और तीव्र है। बहुत ज्यादा बात करना उनकी शैली नहीं है। फिर भी दांत पीसते हुए वह चैत्रिका को समझाने के लिए खेत में चला गया। इस बार चैत्रिका को बात जल्दी समझ आ गई। उन्होंने सिर हिलाया और प्रसन्न स्वर में कहा, मैं समझ गया। धन्यवाद श्रीमती चैत्रा। जाहिर है आपने सफारत अहमद को आशीर्वाद दिया है। चैत्रिका को सफरत की बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या सफारत ने उसका मजाक उड़ाया? जो कुछ भी, उस दिन मैं तुमसे कई वर्षों के बाद पहली बार मिला था। जानती हो चैत्रा, तुम्हारे जख्मी हाथ को देखकर मैं पागल सा हो रहा था, जिसे मैंने दर्द के मारे बार बार घूंघट के नीचे छिपाया था। मैं तुम्हें छूना चाहता था। अपना सारा दर्द अपने अंदर मत रखो। मैं इस पूरे समय तुम्हें खुली आंखों से देख रहा हूं। मैंने सोचा था कि मेरी चाची शादी से इनकार कर देंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरा इस तरह अपमान करेगी। चैत्र पूरी तरह से अप्रत्याशित था। मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकता। केवल मैं ही जानता हूं कि आंटी के कठोर शब्दों को पचाना और खुद पर नियंत्रण रखना मेरे लिए कितना कठिन था। सफरत ने यह कहा और एक गहरी सांस ली। टिन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें खनकती हुई आवाज पैदा करती हैं। यह उनके दोनों कानों में तेजी से प्रवेश कर रहा है। उसी समय चैत्रिका ने सफरत की गंभीर आवाज फिर सुनी। क्या उस दिन तुम्हारे हाथ में चोट लगने का कारण तुम्हारे पिता चैत्र थे? मैंने देखा कि तुम घबराए हुए थे, अपने पिता से डर रहे थे। पिता, इस शब्द ने चैत्रिका के अंदर तूफान मचा दिया। चैत्रिका ने सफरत को कसकर गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा छाती में छिपा लिया और रोने लगी, हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। सफारत ने अपने हाथों को आर्मबैंड से कसकर जोड़ते हुए कहा, लोगों को कभी ना कभी अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन कोई अपने स्वभाव से बच नहीं सकता। जीवन में लोग अहंकार में डूबकर जो गलतियां करते हैं, उन्हें सुधारना प्रायः कठिन हो जाता है। आपके पिता के लिए भी यह कठिन रहा होगा। हो सकता है कि वह अंतिम क्षण में सुधार न कर सके। चैत्रिका ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सफारत क्या कह रहा है? वह ये सारा धन वापस क्यों नहीं पा रहा है? इससे पहले कि वह कोई सवाल पूछता, सफारत ने जोर देकर कहा, क्या तुम आज यही रुकोगे? अगर रुकोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। यदि आप चाहें तो यह काम आज ही किया जा सकता है। चैत्रिका के पेट में तुरंत मरोड़ उठ गई। मेरी आंखें लगातार इधर उधर घूमने लगीं। सफरत के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। उसने चैत्रिका के लाल गाल को अपने होठों से छूते हुए कहा, मैंने छाते का इंतजाम कर लिया है। चल दर और सिंथियास चले गए। जब उसका बेटा अपनी मां को लंबे समय तक नहीं देखता तो वह बहुत गुस्सा करता है। चैत्रिका चौंक गई। क्या सिंथिया का कोई बेटा है? 6 साल का। मैं उसे तुम्हारे साथ मिला दूंगा। क्या एक छतरी के नीचे 2 लोग आ सकते हैं? भले ही वह सफारत जैसा मजबूत और हट्टा कट्टा आदमी ही क्यों न हो। चैत्रिका, सफरत ने अपने साथी के कोमल शरीर की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर छाते से बाहर रखा और छाता उसके ऊपर रखा। चैत्रिका को कई बार कहने के बावजूद भी वह यही मानती है कि उसे भीगने की आदत है, लेकिन यह झूठ है। अन्यथा चैत्रिका कभी सहमत नहीं होती। जब वह लड़की छोटी थी तो उसे एक बार निमोनिया हो गया था। यह बात दूतावास को पता है, इसलिए किसी भी हालत में उसे भीगने नहीं दिया जाना चाहिए। सफरत ने कार का दरवाजा खोला और चैत्रिका को बैठा दिया। वह चुपचाप उसमें डूब गया। सफेद शर्ट शरीर के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। आंखें, मुंह और नाक लाल हो गए हैं। चैत्रिक लगभग कुछ घंटों में लंबी सड़क पार करके शहर पहुंच गए। आश्चर्य की बात है कि यहां बारिश नहीं होती। वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। गाड़ी चलाते समय हवा में सफारत की शर्ट थोड़ी सूख गई थी। चैत्रिका गेट के सामने कार से उतर गई। दूतावास एक के बाद एक नीचे उतरे। चैत्रिका सफारत की ओर देखते ही रुक गई। अपना सिर घुमाकर उसने राजदूत के चेहरे पर चिंता भरी नजर डाली।
सफर्त ने भौहें उठाई और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। चैत्रिका में समय नहीं लगता। उसने इधर उधर देखा, उछलकर खड़ा हुआ और सफारत की गर्दन पकड़ ली। सफारत को आश्चर्य और हैरानी हुई। जैसे ही चैत्रिका ने उसके कोमल शरीर को पकड़ा, उसने अपनी टांगें ऊपर उठाई और उसके माथे पर प्रेम का पहला चुंबन दिया। सफारत को पागल बना रहा हूं। एक क्षण में हथकड़ी और भी कस गई। बोले, मैं चैत्र का महीना नहीं जाने देना चाहता। चैत्रिका आज सुबह कार्यालय आए। कल रात सफारत के काफी समझाने के बाद वह घर जा सका। ऐसा लग रहा था कि सफरत कल रात बहुत ज्यादा जिद्दी और हठी हो गई थी। अंततः चैत्रिका की असहाय दृष्टि के कारण उसे वहां से चले जाना पड़ा। फिर भी मुझे घर जाकर सफारत से देर रात तक फोन पर बात करनी पड़ी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, राजदूत की गंभीर परिचित आवाज अलग अलग सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द मेरे गले में अटक गए हों। चैत्रिका को लगता है कि सफरत बीमार है। सुबह कई बार फोन करने के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसलिए मैं ये देखने के लिए जल्दी पहुंचा कि वह कार्यालय पहुंचे हैं या नहीं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि मोना अपना हैंडबैग उठाकर कहीं जा रही थी। चैत्रिका दांत पीसती हुई मोना के पास दौड़ी। उसने जल्दी से कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। मोना की आंखों में गुस्सा। उसने कहा, सुप्रभात, मैं सर के घर जा रहा हूं। तुम मेरी मेज पर रखी फाइलें व्यवस्थित करो और चपरासी के जरिए साहब के घर भिजवा दो। क्यों? यह प्रश्न चैत्रिका के मुंह से अनजाने में ही निकल गया। वह अपनी चिंता को रोक नहीं पाता। मोना की भौहें उसके माथे को हल्के से छूती हैं। उसने कहा, सर आपको बुखार है। वह बहुत बीमार है। लेकिन तुम इतने उत्सुक क्यों हो? सफारत को बुखार? चैत्रिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आंत में छुरा घोंप दिया हो। फिर भी उसने खुद को नियंत्रित किया और कहा, यही बात है। मोना को कोई संदेह नहीं था। मुझे चैत्रिका को सबक सिखाने की इच्छा हुई। शायद एक ही पत्थर से दो पक्षी मारे जाएंगे। इस लड़की को दूतावास के आसपास भी नहीं देखा जाना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा, एक काम करो, फाइलें लाओ, तुम भी मेरे साथ चलोगे। जैसे ही वे घर के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए, दरबान ने चैत्रिका और मोना का स्वागत किया। चैत्रिका ने भी जवाब में मधुर मुस्कान दी। वह फाइलें हाथ में लेकर मोना के पीछे तेजी से चलने लगा। मोना इतनी तेजी से चल रही थी कि चैत्रिका उसके साथ चलते हुए लगभग हौंफने लगी थी। उसका घूंघट खिसक गया है और उसका एक हिस्सा फर्श को छू रहा है। चैत्रिका इसे ठीक करने में असमर्थ है क्योंकि उसके हाथ में एक फाइल है। मैं मोना से मदद भी नहीं मांग सकता। ये लड़की गंदे कपड़े में नजर आएगी और उसके मुंह पर अपमान होगा। यद्यपि चैत्रिका लोगों के शब्दों से होने वाली ठेस को सहन करने में सक्षम है, फिर भी वह उन लोगों से बचने की पूरी कोशिश करती है जो उसे परेशान करते हैं और चोट पहुंचाते हैं। इसके अलावा वह वास्तव में दूतावास को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने मोना के कहने से पहले ही उसे लाकर दे दिया था और वह इसके लिए उसका बहुत आभारी था। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, नौकरानी मीना ने चैत्रा को देखा और दौड़कर आई। उसने फाइलें अपने हाथों से खींच ली और उत्साहित स्वर में कहा, मैडम आप कैसी हैं? सर, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? घटना अच्छी तरह से हुई है। सर, सुबह सुबह बुखार में मैं अपनी दादी के सामने कह रहा था कि मैं चैत्र देखूंगा। दादी को नहीं मालूम कि चैत्र कब है। मैं भी कहीं नहीं हूं। आपने ये पढ़ लिया है श्रीमान, और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैं फीवर फिल्म देख रहा हूं और जब मैं लोई नाम देखता हूं तो मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। चैत्रिका की हालत गंभीर है। मीना ने दांत पीस लिए और एक ही बार में यही बात कहती रही। दूसरी ओर मोना सब कुछ पैनी निगाह से देख रही है। एक समय मीना ने उसे रोका और कहा, क्या चैत्रिका पहले भी इस घर में आई है? हाँ, ये यही है। मीना ने व्यस्त स्वर में सरलता से उत्तर दिया। जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, सफरत की चाची और उसकी सहेली ड्राइंग रूम में आ गई। दोनों ने चैत्रिका को पहचान लिया, जो सिर झुकाए खड़ी थी। यद्यपि चैत्रिका ने अपना सिर नीचे रखा था, फिर भी वह सभी की निगाहों को महसूस कर सकती थी। ऐसा होना स्वाभाविक है। जिस दिन उन्होंने पहली बार इस घर में कदम रखा वह बहुत दुखद दिन था। वह शर्म से अपना सिर नहीं उठा सकता। चैत्रिका को दूसरी बार आने पर शर्मिंदा महसूस नहीं करना पड़ा क्योंकि घर में कोई नहीं था। अब तो ऐसा लगता है कि ऊपर देखना भी मुश्किल है।
प्रियंती आगे आती है। उसकी आवाज में काफी आश्चर्य था। तुम वही लड़की हो जिसे जेरिन अपू ने थप्पड़ मारा था। तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा भाई तुम्हें देख लेगा तो वह फिर से क्रोधित हो जाएगा, तुम्हारा अपमान करेंगे। चैत्रिका के चेहरे पर अत्यंत लाचारी झलक रही थी। वह जानता था कि यहां आने पर उसे ऐसी ही किसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। फिर भी सफारत की बीमारी के बारे में सुनकर वह अपना मन शांत नहीं रख सका। मोना चैत्रिका को इस अवस्था में देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह पहले की किसी भी कहानी को नहीं जानता। थप्पड़ की आवाज सुनकर उसके दिल में एक प्रकार की शांति महसूस हुई। प्रियंती की मां आगे आई और क्रोधित स्वर में चिल्लाई, क्या तुम सुन नहीं सकती कि यह लड़की क्या कह रही है? तुम अभी भी क्यों खड़े हो? और दरबान की हिम्मत कैसे हुई कि वह तुम जैसी झुगी झोपड़ी की लड़की को हमारे घर में आने दे? अभी बाहर निकले। प्रियंती अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह चैत्रिका को बर्दाश्त नहीं कर पाता। चैत्रिका ने अपना सिर उठाया, अपने कपड़ों को दोनों हाथों से पकड़ा और सीधी खड़ी हो गई। तभी उसकी टूटी हुई आवाज ने जवाब दिया, मैं झुगी झोपड़ी की लड़की नहीं हूं मैडम। मैं सफारत सर के कार्यालय का कर्मचारी हूं। मैं मोना मैडम के साथ आया था। प्रियंती की मां ने मोना की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मोना ने नम्र स्वर में कहा, मैं नहीं लाई मैडम। चैत्रिका स्तब्ध और हैरान रह गई। इतना बड़ा झूठ! चैत्रिका को यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि मोना ने जानबूझकर झूठ बोला था। चैत्रिका को अपमान के कटघरे में खड़ा करने में सक्षम होने के बाद मोना को अपने दिल में शांति मिलती है। वह यही तो चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। प्रियंती की मां गुस्से से भर उठी। चाहे आप कर्मचारी हो या कोई और, अभी यहां से चले जाइए। क्या आपको यात्रा की अनुमति मिल गई है? चैत्रिका ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। आंखों की कोठरियां आंसुओं से कांप रही हैं। पानी की बूंदें गिरने की बड़ी जल्दी में है। किसी को आंसू दिखाकर खुद को कमजोर साबित करने का सवाल ही नहीं उठता। चैत्रिक कठोर है, मुश्किल। दुनिया के सभी लोगों के लिए चैत्रिका का मन एक कठोर खोल से ढका हुआ है। वह केवल एक ही पुरुष के प्रति खुली सोच रखती है, और वह है उसका पति। मीना सफर्त की चाची को बिल्कुल नहीं देख सकती। यह महिला किसी भी कारण से मीना को मौका मिलने पर भी उसे छुट्टी नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे उसे गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों से एलर्जी है। मीना को चैत्रिका के प्रति उसका व्यवहार पसंद नहीं आता। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर कमरे के कोने की ओर भागा। चैत्रिका में विरोध करने की तीव्र इच्छा है। सफर्त के परिवार का मतलब उसके ससुराल के लोग हैं, इसलिए उसने अपने आप को रोका और धीमी आवाज में कहा, मैं जा रहा हूं। घबराए मत मैडम। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अगली बार आऊंगा। बोलते समय उसका गला रुंध रहा था। वह दूतावास से मिले बिना नहीं जाना चाहता, फिर भी वह बाध्य है। जैसे ही वह वापस मुड़ने वाला था, एक गहरी बेचैन आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम कहां जा रही हो चैत्रा? रोक लेना। पैर रुक गए। एक क्षण के लिए दिल रुक गया। सभी की निगाहें दूतावास पर टिकी हैं। उसकी आंखें और चेहरा अविश्वसनीय रूप से लाल हैं। सूखे बाल। इस बुखार में भी मेरा जबड़ा अकड़ गया है। चैत्रिका यह नहीं बता सकी कि उसका गोरा चेहरा बुखार के कारण लाल हो गया था या क्रोध के कारण। उसने काली शर्ट और घुटनों तक की थरी क्वार्टर पैंट पहन रखी थी। वह बड़े बड़े कदम उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक क्षण में चैत्रिका के ठीक सामने प्रकट हो गया। अपने साथी का दाहिना हाथ भयंकर अधिकार के साथ पकड़ना। चैत्रिका को उसके शरीर का तापमान बढ़ने से झटका लगा। अगर उसे इतना बुखार होता तो शायद वह बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ा होता, लेकिन यह आदमी अपने मजबूत शरीर के साथ उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बीमारी ने उसे निगला नहीं था। सफर्त ने सख्त आवाज में कहा, तुम किसी और की बातों में आकर अपना घर क्यों छोड़ोगे? मेरा घर? चैत्रिका ने भौहें सिकोड़कर पूछा। सफर्त ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बेशक ये तुम्हारा घर है, आपके पति का घर। इसका मतलब है कि वह आपका है। आप मेरी जीवन साथी है। ये सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं है। आप मेरे जीवन में, मेरे हर काम में भागीदार हैं। सिर्फ तुम। दूतावास के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। मोना को ऐसा लगता है जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही है। कोई भी इस समीकरण की बराबरी नहीं कर सकता। सफारत की दादी ने भी यही किया। तभी मीना कमरे में गई और देखा कि सफारत अपने माथे पर हाथ रखे लेटी हुई है और उसकी दादी बकवास कर रही है।
जैसे ही मीना ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, सफारत ने अपना हाथ नीचे कर लिया और घूरने लगी। मीना को नीचे जो कुछ हुआ था उसे समझाने में 2 मिनट लगे। उसने मोना की बात भी नहीं छोड़ी। इस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए। सफारत ने चैत्रिका की आंखों में गहराई से देखा। मेरी काजल काली आंखों में आंसू भर आए। सफारत ने मुट्ठी बांधकर अपनी मौसी की ओर देखा और कहा, आपको घर में आए लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सौभाग्यवश आप मुझसे बड़ी हैं और महिला हैं। इसे कान की नली में अच्छी तरह डालें। ये लड़की मेरी पत्नी है, मेरी खुशी। अगर इस बार तुम मेरी खुशी के रास्ते में खड़े हुए तो मैं सारी इंसानियत भूलकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। ये समझ लो। और मिस मोना कार्यालय जाएंगी, अपना त्यागपत्र देंगी और अपना आधे महीने का वेतन प्राप्त करेगी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी खुशियां नष्ट करने की योजना बना रहे हो। गेट हानि, मोना चिल्लाए। जब वह रोते हुए कुछ कहना चाहती थी तो सफारत ने मीना को संबोधित किया और उसे गेट तक छोड़ने के लिए कहा। मोना अत्यंत अपमानित होकर वहां से चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप किसी दूसरे के लिए जाल बिछाएंगे तो आप स्वयं भी उस जाल में फंस जाएंगे। सफारत की दादी आगे बढ़ी और बोली, तुम क्या बात कर रहे हो? ये सही है, मैंने 3 दिन पहले चैत्रा से शादी की। सफारत ने चैत्रिका का हाथ छोड़ते हुए और दादी की ओर देखते हुए कहा। उसकी निर्मम उदासीन अभिव्यक्ति देखकर वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। 1 मिनट बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अचानक किसी लड़की से शादी कर ली? यह अचानक नहीं हुआ, मैं उससे कई वर्षों से जानता हूं। मैं तुम्हें शादी के बारे में नहीं बता सका क्योंकि तुम बीमार थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चैत्र को पर्याप्त प्रेम से स्वीकार करें। तो सफारत आज सुबह बुखार में इस लड़की का नाम पुकार रहा था। उसे याद आया कि वह क्या सोच रहा था। उसने कहा, मैं उसके परिवार से बात करना चाहता हूं। उसकी एक माँ और एक बहन है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आने के लिए कहूंगा। इसे भेजो। ये शब्द कहकर सूफिया बेगम चैत्रिका के पास पहुंची। उसने अपनी रत्नजटित आंखों से उसकी जांच की। चैत्रिका बहुत घबराई हुई महसूस कर रही है। सूफिया बेगम ने अपनी बेचैनी को बढ़ने न देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आप अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं, बिल्कुल सफारत की मां की तरह। आपकी आंखें कितनी सुंदर और पैनी हैं। प्रशंसा सुनकर चैत्रिका को शर्मिंदगी महसूस हुई। एक क्षण में पूरे चेहरे पर लाल परत छा गई। ये देखकर सफारत ने गहरी सांस छोड़ी। दादी की ओर देखते हुए उसने कहा, जब आपका काम हो जाए तो चैत्र को प्रियंती के साथ मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। दादी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मैं चला गया। चैत्रिका चौंक गई। क्या मुझे आज यहीं रुकना होगा? सूफिया बेगम चैत्रिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गईं। मीना और प्रियंती भी पीछे आईं। प्रियंती की मां ये सब नाटक देखकर उदास चेहरे के साथ चली गई। वह ये स्वीकार नहीं कर सकता कि उसका बेटा जेल में सड़ रहा है और सफारत से शादी करके एक खुशहाल परिवार बनाएगा। चैत्रिका ने क्या सोचा और क्या हो रहा था? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी जल्दी इस सदन में राजदूत की पत्नी के रूप में सबके सामने आना पड़ेगा। प्रियंती उसके बगल में बैठ गई। उसने गंदी आवाज में कहा, सॉरी भाभी, फिर मेरी मां और मेरे लिए इसका उपयोग करना। कृपया मुझे माफ करें। चैत्रिका ने अपना हाथ लड़की के गाल पर रख दिया। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं प्यारी लड़की। प्रियंती ने खुशी और उत्साह से चैत्रिका को पकड़ लिया। आवाज में तीव्र उत्साह। अब से मुझे हर समय अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। उफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भाई की शादी हो गई। सूफिया बेगम ने एक जंजीर लाकर चैत्रिका के गले में डाल दी। तुम्हारी सास ने अपनी बहू के लिए बहुत सारे गहने छोड़े हैं। मैंने उनमें से यह पतली जंजीर तुम्हें दे दी। प्रियंती, उसे दूतावास के कमरे में ले जाओ। चैत्रिका और प्रियंती धीरे धीरे दूतावास के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में कोई दूतावास नहीं है। प्रियंती ने बालकनी से बाहर झांका तो देखा कि सफारत वहां खड़ा था। मेरी भाभी बालकनी पर है। तो फिर तुम रुको, आ रहा। इतना कहकर प्रियंती बहुत क्रोधित हो गई। चैत्रिका को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वह बालकनी में बाहर निकलता है। सफारत ने अभिभूत आंखों से उसकी ओर देखा और उतावले स्वर में कहा, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन तुम्हें अब भी शर्म आ रही है। मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए।
तुम्हें इन सब चीजों से दूर भागते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। चैत्रिका चौंक गई। वह कमरे में कुछ कदम पीछे चला जाता है। दूतावास का मूड ठीक नहीं चल रहा है। वह बुदबुदाया, तुम बुखार से पागल तो नहीं हो गए हो? बुखार में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार में। ये कहकर सफर्त ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने बलवान हाथ से चैत्रिका की कमर को पीछे से पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा बालों में छिपा लिया और गहरी सांस ली। अपने पेट पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो चैत्रा। जब मैं थोड़ा करीब आऊंगा तो क्या होगा? या फिर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है? चैत्रिका के कान बजने लगे। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कान के बहुत पास तबला बजा रहा है। जैसे ही मैंने अपनी गर्दन पर होठों का कोमल स्पर्श महसूस किया, मैंने तुरंत ही अपने पेट पर राजदूत के गर्म हाथ को महसूस किया, जो उसे कसकर पकड़े हुए था।